So थैंक यू फॉर योर टाइम। लास्ट पॉडकास्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था फूड डंपिंग और उस पे आपने काफ़ी रिसर्च की है। सर इससे एक नई बात निकलती है कि WTO। सर व्हाट इज WTO? ये क्या है WTO? Yes. WTO means World Trade Organization. This was created. This was actually it was it is it was named in 1994. Before it was known as GATT, GATT, General Trade and Tariff and General Trade and Tariff, GTT. This is after 1945, at the end of the Second World War. America was very keen to have more economic integration between its allies. And economic integration also starts with free trade. That means friendly countries, allies countries आपस में ट्रेड कर सके। ट्रेड जो है बिना टैरिफ के, ट्रेड दो तरह से होता है। एक तो ट्रेड अगर हो रहा है और उस पर टैरिफ लगा दी जाए तो प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव रहता है, इंपोर्ट ड्यूटीज एक्सपेंस की वजह से एक्सपेंसिव रहता है, फिर कंज्यूमर वुड नॉट बाई इट, कंज्यूमर नहीं खरीदेंगे। तो ये चाहते हैं कंट्रीज की टैरिफ रिमूव हो जाए, धीरे धीरे खत्म हो जाए, ताकि कॉम्पिटिटिव प्राइस पे कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर को सस्ती चीजें मिल सके। और ट्रेड, फ्री ट्रेड का मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स विदाउट टैरिफ मूव कर सके। तो ये टैरिफ को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, लाइक जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है या ये टैरिफ, कौन सा टैरिफ? ये इंपोर्ट ड्यूटीज है। जब एक मुल्क का सामान दूसरे मुल्क में जाता है तो जहां इंपोर्ट करने वाला जो मुल्क है उस पर टैरिफ लगा देता है। जैसे 10% लगा दिया तो 10% एक्सपेंसिव हो गया। जैसे आजकल चाइना के ऊपर अमेरिका लगा रहा है 110 प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाया है। ये शुरू हुआ था उसके जमाने में, ट्रम्प के जमाने में, और बाइडेन ने उसको और बढ़ा दिया है। तो मतलब चाइनीज प्रोडक्ट जो अमेरिकन मार्केट में एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो फिर चाइनीज प्रोडक्ट अमेरिका में डिमांड कम हो जाएगी, कंज्यूमर नहीं खरीदेंगे। तो उसमें अमेरिका के जो इंटरनल प्रोड्यूसर हैं डोमेस्टिक, उनको फायदा हुआ, लेकिन जो चाइनीज एक्सपोर्टर है उनको बहुत नुकसान हुआ। तो टैरिफ मीन्स इंपोर्ट ड्यूटीज। सर इससे एक और फायदा भी तो होगा कि जो दूसरी कंट्रीज हैं जो चाइना को कम्पिटिट नहीं कर सकती थी, उनके लिए अमेरिकन मार्केट में जगह बनेगी। हाँ, ये भी है, ये भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है ना कि और जैसे यूरोपियन यूनियन है, यहाँ वेजेस बहुत हाई है। तो इवन देन अमेरिका अलाउ करता है कि फ्री ट्रेड हो, लेकिन यूरोपियन पास इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं कि पैदा कर सके। जैसे कोविड के दौरान अमेरिका वगैरह में इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी थी ही नहीं कि छोटी छोटी मेडिसिन वगैरह बना सकें, क्योंकि चाइना को बहुत रिलाई करते हैं ये हर उसके ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर और मेडिसिन के ऊपर, हर तरह की चीज़ों। चाइना जो पिछले 20 साल में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। सबसे इस वक्त करीब 40% दुनिया की हर इंडस्ट्रियल गुड्स सिर्फ चाइना में पैदा होते हैं। बहुत ज्यादा दुनिया मूव कर गई, चेंज हो गई है। एनीवे लेट्स, आप चलिए उस पर WTO बारे में कहा। तो WTO क्या हुआ कि GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, अमेरिका ने बनाया था। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO बनाया था, उसी को उन्होंने GATT नाम दिया 1948 में। अमेरिका में 3 इंस्टीट्यूशन बनाई वर्ल्ड वॉर के बाद, खत्म होने के बाद। क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में, तो अमेरिका दुनिया में इमर्ज हुआ एज ए सुपर पावर। ऐसे इमर्ज हुआ क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी, जो यूरोपियन पावर थे जिन्होंने कॉलोनी बना रखी थी, दुनिया को लूट रखा था, पैसे अपने मुल्क में इकट्ठा करते, सब लड़ करके आपस में इकोनॉमी खत्म हो गई इनकी। बर्तानिया की, फ्रांस की और जर्मनी की और स्पेन, पुर्तगाल भी बहुत कमजोर हो गए। इसलिए यूरोपियन पावर बहुत कमजोर हो गई, और ये जो है अमेरिका से हथियार और इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह सब इंपोर्ट करने लगे, क्योंकि इनकी सब इंडस्ट्री डैमेज हो गई बिटवीन 39 और 44 में। तो क्या हुआ कि ये अमेरिका कर्जदार भी हो गए। तो जब अमेरिका से सामान ये खरीदते थे लड़ाई के लिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए, यूरोपियन मुल्क, तो क्या हुआ कि अमेरिका ने इनसे गोल्ड लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके पास एक्सपोर्ट के लिए कुछ था ही नहीं। तो जो दुनिया से लूट रखा था इन्होंने कॉलोनी से, गोल्ड, ये सब अमेरिका चला गया। तो अमेरिका में दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट हो गया। तो अमेरिका को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर से बहुत फायदा हुआ।
दोनों से, चूंकि अमेरिका में जमीन पे कोई लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई दोनों बार यूरोप में हुई, यूरोप बर्बाद हुआ। यूरोप की बर्बादी ने अमेरिका के इंडस्ट्रियल गुड्स की बहुत डिमांड बढ़ा दी, एक बात। फिर यूरोप जो है अमेरिका से उधार पैसा लेना, टेक्नोलॉजी वगैरह खरीदने के लिए अमेरिका से उधार यूरोप पैसे मांगता था। सेकंड चीज है, यूरोप में लड़ाई की वजह से यहाँ फूड डेफिसिट हो गया, बहुत ज्यादा फूड की बहुत कमी हो गई, फूड भी अमेरिका से आने लगा, या तो कॉलोनी से आने लगा या अमेरिका से। तो इस तरह जो है, और दूसरी बात अमेरिका ने ये सोचा, और दुनिया के अमीर मुल्कों ने भी, जो बरतानिया वगैरह थे जो बचे थे लड़ाई के बाद, इन्होंने भी ये सोचा कि लड़ाई से पहले जो है इकोनॉमी बड़ी आइसोलेटेड इकोनॉमीज थी। जैसे जर्मनी था, वो ट्रेड और मुल्कों से नहीं करता था, सब लोग अपनी इकोनॉमी को आइसोलेट कर रखा था। तो फ्री ट्रेड होगा, मुल्कों में आपस में ट्रेड होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा, तो इनमें दोस्ती बढ़ेगी, समझा आपने। तो जैसे यूरोपियन यूनियन में भी यूरोपियन कॉमन मार्केट बनने लगी, उधर अमेरिका ने दुनिया को, चाहे जो भी उसके इन्फ्लुएंस में मुल्क थे, सोवियत यूनियन तो नहीं इनके इन्फ्लुएंस था, ईस्ट यूरोप वगैरह नहीं थे, चाइना भी उस वक्त नहीं था, लेकिन जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में मुल्क थे, उनसे कहा गया कि अपनी बॉर्डर आप खोलें और फ्री ट्रेड बढ़ाएं, एक बात। दूसरी बात यह है, थोड़ा सा इसको और बता दें कि फ्री ट्रेड कोई नई चीज नहीं है। जब बरतानिया इंडिया में आया था तो उसने भी फ्री ट्रेड को प्रमोट किया था। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कॉलोनीज के लिए फ्री ट्रेड हमेशा इन्होंने इम्पोज किया है, लेकिन प्रॉब्लम यह कि फ्री ट्रेड के चक्कर में इंडिया में, चाइना में, इंडोनेशिया में, 3 मुल्कों में एग्जाम्पल दे रहा हूं, सब इंडस्ट्री उनके खत्म हो गई, क्योंकि यहां से इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को डिफेंड करके प्रमोट किया, सब्सिडाइज किया, बरतानिया ने, फ्रांस ने, और इनकी इंडस्ट्री जब बहुत ताकतवर हो गई तो गरीब मुल्कों से कहा तो अपनी मार्केट खोलो हमारे प्रोडक्ट के लिए। अगर वो नहीं खोलते तो उन्होंने जबरदस्ती उसको मिलिट्री यूज करके उनकी मार्केट खोली। जैसे जापान में भी ये गए 1886 में, और जापान से अमेरिका ने और यूरोप ने कहा कि अपनी मार्केट खोलें आप, तो जापान ने खोला, लेकिन जैसे ये वापस गए वहां से हटे, इन्होंने उसका नाकाबंदी जापान कर रखी थी, तो जापान ने फिर इनकी बात को अनसुनी कर दी। जापान फिर अपनी वापस चला गया कि हम अपनी मार्केट को डिफेंड करके अपने प्रोड्यूसर को प्रमोट करेंगे, और जापान ने उसकी वजह से जापान जो है 1905 में दुनिया का एमर्ज सुपर पावर बन गया, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री उसने लोकल सेल्फ रिलायंट बनाया, हर फैक्ट्री का उन्होंने सामान पैदा किया। एनीवे, तो अमेरिका ने क्या किया कि दुनिया के मुल्कों को प्रेशर डाला 1945 में कि अपनी मार्केट खोलें, ताकि अमेरिकन प्रोडक्ट दुनिया भर में हाँ, पहले ये था ब्रिटिश कॉलोनी में ब्रिटिश सामान बिकता था, अच्छा, अमेरिका सामान नहीं अलाउड था। इसलिए हिंदुस्तान जब आजाद होने वाला था 1947 में, तो अमेरिका ने प्रेशर डाला ब्रिटानिया को कि हिंदुस्तान को आजाद करो, ताकि इंडियन मार्केट इज ओपन फॉर अमेरिकन प्रोडक्ट एज वेल। तो अमेरिका जो रिच कंट्री होता है उसके लिए फ्री ट्रेड अच्छा होता है, क्योंकि उसकी फैक्ट्री के लिए डिमांड बढ़ती है, मार्केट बढ़ती है दुनिया भर में। लेकिन जो गरीब मुल्क हैं उनके लिए नुकसानदेह। अब मैं बताऊं, फ्री ट्रेड 19th सेंचुरी में इंडिया में इम्पोज हुआ, तो जो इंडियन इंडस्ट्री सब खत्म हो गई, डी इंडस्ट्राइज हो गया। इंडिया पहले एक्सपोर्ट करता था, अब इंपोर्ट करने लगा वही प्रोडक्ट, क्योंकि बरतानिया ने इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने ये डिमांड किया कि हम जब आजाद होंगे तो अपनी फैक्ट्री बनाएंगे, बाहर से सामान नहीं करेंगे, इसको कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अच्छा। तो इंडिया ने किया, इंडिया, ब्राजील, सब मुल्कों ने किया। लेकिन जब अमेरिका का हमेशा यही प्रेशर था अमीर मुल्कों का कि हमारा सामान खरीदें आप, या हम आपके मुल्क में आके प्रोड्यूस करें, क्योंकि देन वी विल कंट्रोल टेक्नोलॉजी एंड वी विल टेक प्रॉफिट। हम प्रॉफिट लेंगे, हम टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल करेंगे, ताकि ये और बढ़े, एक्सपेंड करें। जब ये अमेरिका में फोर्ड कंपनी कार है, अब ये बढ़ी 1910 में, 20 में, तो इसको और मार्केट चाहिए, क्योंकि एक डोमेस्टिक मार्केट, अमेरिकन मार्केट इज नॉट एनफ फॉर देम। दे वांट, फर्स्ट दे वांट देयर नेशनल मार्केट, आफ्टर दैट उसके बाद चाहते हैं रीजनल मार्केट हो, उसके बाद चाहते हैं ग्लोबल मार्केट हो, दुनिया भर में हमारा सामान बिके, ताकि हम दुनिया भर से प्रॉफिट कमाएं वहां। लेकिन इसमें एक फायदा है, अमेरिका का तो फायदा है, उसकी इंडस्ट्री दुनिया भर में फैल रही है, लेकिन जो अफ्रीका, एशिया मुल्क हैं, इनकी इंडस्ट्री मर जा रही है। बिल्कुल, जॉब क्रिएशन इनकी तरफ ज्यादा हो रही है, हाँ, जिनकी प्रोडक्ट है, और हाँ, जहां पे ये बेच रहे हैं वहां पे जॉब लूज कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड पॉइंट। सो दैट वाज दैट जी। तो सर, ये WTO का जो पॉसिबल बेनिफिट है, जैसे आपने बताया अभी रिच और पुअर कंट्री में, थोड़ा सा और इस पर एलैबोरेट करेंगे कि ये मजीद किस तरीके से इसको हम देखते हैं? या गुड क्वेश्चन। सो पहले जो है, पहले ऐसा था कि गैट जो बनी थी उसी को नया नाम दिया गया WTO 1994 में।
अच्छा। ठीक है, तो लेकिन ये गैट से डिफरेंट थी। जो 1948 में 50 में जो गैट बनी, GATT, अमेरिका ने जो बनवाया है, उसमें गरीब कॉलोनी वाले बिल्कुल शामिल नहीं थे। मोस्ट ऑफ द अफ्रीका एंड एशियन कंट्री दैट टाइम वेर कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी, फ्रेंच कॉलोनी थे। तो इन्होंने बेसिकली सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाई थी जी, जैसे अमीर मुल्कों में, या जो उस वक्त जो इनके अलाइज जो थे जिनको नुकसान हो गया वर्ल्ड वॉर में, उनके फायदे। हाँ, अपने एलाइज यूरोप एंड अमेरिका ने गरीब मुल्कों पर इम्पोज किया ये। क्यों इम्पोज किया? क्योंकि वो गरीब मुल्क जो फ्री ट्रेड से तंग आ गए थे, कॉलोनी में फ्री ट्रेड हो रहा था, तो उनका बहुत नुकसान हुआ। जब वो आजाद हुए तो हर गरीब मुल्कों ने यही कहा कि हम जो है जब आजाद होंगे तो अपनी इंडस्ट्री बनाएंगे। अपनी इंडस्ट्री बनाएंगे मतलब वी डोंट एक्सेप्ट फ्री ट्रेड। हम हर सामान खुद पैदा करेंगे, अगर नहीं पैदा कर सके तो सरकार मदद करेगी, सब्सिडाइज करेगी ताकि प्रोड्यूस करे। जैसे कोरिया में हुआ, साउथ कोरिया में हुआ, जैसे जापान में हुआ। ये इन्होंने खुद अपने डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स और प्रोड्यूसर और कैपिटलिस्ट क्लास प्रोड्यूस को सपोर्ट करके पैदा किया, उसको बढ़ाया, प्रमोट किया। चाइना में भी यही हो रहा है, स्टेट जो है खुद प्रमोशन कर रहा है इंडस्ट्रीज वगैरह को। एनीवे, तो क्या हुआ कि WTO जब बनी तो ये थोड़ा डिफरेंट है गैट से। गैट का काम यही था कि जो मैन्युफैक्चर गुड्स है उसमें फ्री ट्रेड किया जाए। मैन्युफैक्चर गुड्स मतलब स्टील है, एरोप्लेन है, कार्स है, ये मैन्युफैक्चर गुड, इंडस्ट्रियल गुड, ठीक है ना, इसमें हो। लेकिन WTO ने कहा नहीं, हमको कुछ और चाहिए। क्यों चाहिए इनको कुछ और? क्योंकि दुनिया बदल गई। 1950 में वेजेस जो है गरीब मुल्क अमीर मुल्कों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं थी। अच्छा। लेकिन 1990 वगैरह में बहुत फर्क हो गया। 1 घंटे जो है इंडस्ट्रियल वर्कर जर्मनी में करीब चार्ज करता है 37 पाउंड यूरो पर आवर, इंडस्ट्रियल वर्कर जो इंजीनियरिंग में काम करता है। लेकिन इंडिया में 30 पेंस भी नहीं वो पे करते। तो वेज बड़ा डिफरेंस हो गया है। गरीब मुल्कों में वेजेस बहुत कम है, अमीर मुल्कों में बहुत हाई वेजेस है। लिविंग कंडीशन वगैरह चेंज हो गया है। तो इन्होंने क्या किया, इनको ये डर लगा कि फैक्ट्री तो सब हमारी उधर चली जा रही है फ्री ट्रेड में, क्योंकि वहां प्रोड्यूस करना सस्ता पड़ता है, कास्ट कम होगी तो प्रॉफिट इनका ज्यादा होगा। तो इन्होंने कहा कि उसको चेंज करो। अब इन्होंने क्या किया कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पहले था फ्री ट्रेड, अब इन्होंने उसमें WTO में ऐड कर दिया फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक, इंश्योरेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर कोई आप टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ से ले जाए तो उसका आप वो कॉपीराइट देंगे। तो ये सब इन्होंने ऐड कर दिया जो पहले कुछ भी नहीं था। तो जब गरीब मुल्क इंडस्ट्रियलाइज होना चाहता है तो उसे ये कह रहे हैं कॉपीराइट दो तुम। अच्छा, पेटेंट इन्होंने राइट कर दिया। जैसे अब टोमेटो है, टोमेटो हमेशा पैदा हुआ साउथ अमेरिका में, एक जगह है वहां पेरू, वहां टोमेटो वहां से आया, यूरोपियन ले आए 500 साल पहले एशिया में, नॉर्थ अमेरिका ले गए। अब जो है उन्होंने पेटेंट राइट कर दिया, अमेरिका ने उसको पेटेंट लगवा दिया उसके ऊपर। अब जो पेरू खुद जो है टोमेटो का सीड खरीदना चाहे तो उसको कॉपीराइट देना पड़ेगा अमेरिकन कंपनी को, जो अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। तो इन्होंने क्या किया है, अब ये कह रहे हैं कि आप जो है फाइनेंशियल सर्विसेज को भी लिबरलाइज करें। लिबरलाइज मतलब ओपन मार्केट। जैसे ब्रिटिश इंश्योरेंस कंपनी है, ये जाके इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी खोले एक बार, वहां इंश्योर्ड कर वो कार वगैरह जो है, ट्रक जो भी हर किस्म के इंश्योरेंस दे रहे हैं। एग्जैक्टली। सेकंड थिंग ये कर रहे हैं ये कि हेल्थ वगैरह में भी यहां से वहां जाए फ्री। एजुकेशन जो है ब्रिटिश यूनिवर्सिटी जाके वहां खोले और वहां से लूट के पैसे इधर ले, समझा आपने? तो ये सब बहुत नुकसान होगा, गरीब मुल्कों की अपनी सॉवरेंटी खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को साथ और ज्वाइन कर दिया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई। सेकंड अभी बताया आपको मैंने। थर्ड इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये कहा कि कैपिटल लिबरलाइजेशन भी होना चाहिए, मतलब कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसे ले जाएं तो कोई रोक टोक ना हो। तो इसमें जैसे हमारे मजदूर सोचे तो बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान के लोग यहाँ काम करते हैं बरतानिया में, पैसे भेजें, कोई नहीं पकड़ रहा है, कोई इस पर टैक्स नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। लेकिन आप जो है ओवरऑल जो ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल, उसमें आपका 2% भी नहीं है, 90% इनका फायदा है। चूंकि कंपनियां जाती हैं उधर चाइना, इंडिया में, पाकिस्तान में, वहां से एक साल में 15 बिलियन ले आएंगे एक मुल्क से। तो आप तो अगर हम सारे एजेंट मिलके भी पैसा भेजें तो भी वो 15 बिलियन नहीं बनता होगा। नहीं, और ये तो हफ्ते में 15 बिलियन ट्रिलियन भेज रहे हैं गरीब मुल्कों से लूट करके। मैकडोनल्ड वगैरह जितने सब इनकी कार कंपनी है, वो सब जो ब्रिटिश कंपनियां हैं चाइना, इंडिया में, नाइजीरिया में, हर जगह। तो ये ज्यादा उसमें फायदा उठा रहे हैं। आप तो 1% आपको फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब नहीं बता रहे। अब सर फूड चेन का ही मैं थोड़ा सा ऐड करूं। अब एक मल्टीनेशनल फूड चेन में मैंने भी काम किया, तो
तो उनका भी जो सामान है वो अगर पाकिस्तान के अंदर भी वो मल्टीनेशनल फूड चेन है तो वो बाहर से इंपोर्ट कर रही है, वो आपका लोकल गुड्स बहुत ही कम यूज कर रही होंगे, और फिर उसका वो जो और वो उसी रेट पे बेच रहे हैं उस माल को जो वो यूके में उसका रेट है, तो दे मेकिंग टू मच प्रॉफिट, और वो सारा का सारा वहां पे 2% 3% वहां के फ्रेंचाइजी को दिया और सब बाहर ले आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। इन्होंने क्या किया, फ्री ट्रेड कर दिया। तो मतलब जैसे अमेरिका ने मैकडोनल्ड खोला इंडोनेशिया में, तो ये इंडोनेशिया मान लीजिए सस्ता नहीं मिलता बीफ, बांग्लादेश इन्होंने इंपोर्ट कर लिया क्योंकि फ्री ट्रेड है। हाँ। तो वहां से ले गए, दोनों मेंबर है WTO के, वहां से ले गए इंडोनेशिया में, सस्ता बनाया वहां, और वहां से हाई प्रॉफिट किया और कमाया। हाँ। तो इस तरह इससे इन्वायरमेंट की बड़ी प्रॉब्लम होगी। जब गोश्त, गेहूं, चावल दुनिया भर में हरदम हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट होगा तो पोल्यूशन दुनिया में बहुत बढ़ जाएगा। अब एक शीप को स्लॉटर करना है यॉर्कशायर में, उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं स्कॉटलैंड, वहां स्लॉटर हाउस सस्ता है, तो इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता है, समझा आपने। तो एनीवे, गो बैक टू दिस, सो दे हैव एडेड नॉट ए मैन्युफैक्चर गुड्स ओनली इन WTO बट फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल लिबरलाइजेशन, मनी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकती है। तो इससे जो बहुत ज्यादा कैपिटल फ्लाइट हो गई, मतलब कि जब भी चाहते हैं वो गरीब मुल्कों से लूट के पैसे ले आते हैं, जब वहां से ले आते हैं तो वहां मनी की कमी हो जाती है, तो वहां इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, विदाउट मनी देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह दुनिया की मुल्क इकोनॉमिक को कंट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर हमारी बात आप नहीं सुनेंगे, हमारी पॉलिसी नहीं करेंगे इजिप्ट में, तो हम कैपिटल वहां से विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि फ्री कैपिटल मूवमेंट है, तो वहां से विड्रॉ करने इजिप्शियन इकोनॉमी मर जाएगी, वहां इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जब कैपिटल नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कहां से होगा। लेकिन सर अभी तो ये जो प्रेजेंट लेबर गवर्नमेंट है, इन्होंने ये सजेशन दी है या शायद पास कर दिया बिल के अगर आपने मनी पाके यूके से बाहर लेके जानी है तो यू हैव टू पे समथिंग ऑन टॉप। यस, तो ये इन्हीं के अपने रूल के अगेंस्ट नहीं जा रही है? नहीं, लेकिन टोटल फायदा इनको इसमें अपना हो। मैंने भी आज के 15 साल पहले एक पेपर लिखा कैपिटल कंट्रोल के ऊपर, और हमने और हमारे कुछ और इकोनॉमिस्ट लोगों ने कई बार फाइनेंशियल टाइम्स में एडिटर एक छोटे से वो लिखा पॉलिसी के ऊपर, और जब ये जर्मी कोर्बिन जब खड़े हुए थे प्राइम मिनिस्टर, तो हमने उसके ऊपर हम लोगों ने लिखा था कि जब ये पावर में आए तो 2 काम करें कम से कम। अच्छा। एक काम ये करें, यूटिलिटी जो है उसको नेशनलाइज कर लें। नेशनलाइज मतलब ये जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब नेशनलाइज कर लें ताकि प्राइवेट लोग इसे प्रॉफिट ना कर सके, हमने ये कहा। दूसरा हमने ये कहा था कि ये जो है कैपिटल मूवमेंट के ऊपर ये टैक्स लगाएं, ताकि जो पैसा बाहर जाता है इस पे 1-2% टैक्स लगेगा, तो वो मिलेगा टैक्स, उसको लेकर के NHS वगैरह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने बहुत डिले कर दिया है, एक बात। और दूसरी बात, जो असल पैसा इनका है बड़े बड़े अमीरों का, बरतानिया अमेरिका के जो कैपिटलिस्ट हैं, उनका पैसा बरतानिया में नहीं है। पहली बात है, उनके पैसे नॉन डॉम न्यू जर्सी में है, पैनामा में है, इन छोटे छोटे आइलैंड में उन्होंने निवेश कर रखा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, और वहां उन्होंने रजिस्टर कर रखा है, रहते हैं यहां और उनका सब इंफ्लुएंस यहां है, लेकिन वो नॉन डॉम है। जैसे एक आदमी इनका है, बहुत बड़ा कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन है, मुझे नाम इस वक्त नहीं याद आ रहा, आई विल एबल टू रिमेंबर दैट। उसने चेयरमैन था, उसको जब पूछा गया बेलीज में, तो उसने कहा मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। ठीक है, एक मुल्क है बेलीज, सेंट्रल अमेरिका में, मैक्सिको के बगल में, छोटा सा मुल्क है। अच्छा। बेलीज मुल्क में ये ब्रिटिश आदमी जो व्हाइट है, ब्रिटानिया में रहता है, और वो जो है हाफ मुल्क को ओन करता है, उसकी सब लैंड ओन सब अकेले, और वहां उसने यहाँ बरतानिया में रजिस्टर कर रखा है कि वहां का वो रहने वाला है, और ये वहां कहता है मैं यहां रहता हूं। तो ही इज सेविंग टैक्स, सो मनी ट्रांसफर वो वहां से करता है, यहां से नहीं करता। तो बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उन्होंने लो टैक्स हेवन या ये नॉन डॉम टैक्स हेवन ढूंढ रखे हैं, जो कि बरतानिया प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वो बरतानिया के कंट्रोल में नहीं। जैसे ग्वांटानामो बे, अमेरिका कह रहा है अमेरिका की टेरिटरी है, लेकिन हमसे कोई मतलब नहीं, वहां तो कैदी हमने बंद कर रखे हैं, हमारा ह्यूमन राइट वहां लागू नहीं होता। हाँ। तो ऐसे ही इन्होंने बताया, न्यू जर्सी है, वहां ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है इकट्ठा है, हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, इम्पॉसिबल टू काउंट। ये बरतानिया के और यूरोपियन के अमीर लोगों ने वहां जमा कर रखा है, लेकिन उस पर इनका कोई टैक्स नहीं, वो मूव करेंगे तो कोई टैक्स नहीं लगता। तो बरतानिया में जो है अमीरों का पैसा जो बहुत ही कम है इनका, लेकिन फिर भी ये अच्छा मूव है। आई अप्रिशिएट दैट, आई डू वेलकम दैट। सर बैक टू WTO। अब WTO से एक जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कैसे फायदा उठा सकते? यस, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू, एक्सीलेंट क्वेश्चन।
क्या हुआ WTO में, एक चीज मैंने मिस कर दिया, फिर से लेट मी गो बैक टू पहले WTO के अंदर ये है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन, फ्री ट्रेड मूवमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, वन। सेकेंड थिंग इज फाइनेंशियल सर्विसेज भी मूव करेंगी एक कंट्री दूसरे कंट्री विदाउट टैक्स। थर्ड थिंग इज कि ये जो है क्या नाम है, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन, कैपिटल मूव करेगा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में विदाउट टैक्स, और मिनिमम टैक्स आर मिनिमम। ओके, थर्ड थिंग इज कि एग्रीकल्चर लिबरलाइजेशन इन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब ये गरीब मुल्कों पे आता है, तो जैसे ट्रेड लिबरलाइजेशन एग्रीकल्चर उन्होंने WTO को पार्ट किया है, वो ये कह रहे हैं और लागू करना शुरू कर दिया जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे इंडिया के व्हीट प्रोड्यूसर फार्मर हैं, वो चाहे तो अमेरिका में बेच सकते हैं, अमेरिका के फार्मर इंडिया में बेच सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। मतलब कि राइस की कीमत वही होगी जो अमेरिका में है और इंडिया में होगी, तो दोनों फ्री चेंज कर सकते हैं। तो जैसे इंडिया ने सरप्लस प्रोड्यूस किया व्हीट, तो अमेरिकन मार्केट में बेच सकता है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका में व्हीट की प्राइस ज्यादा है तो इंडियन को बहुत फायदा, क्योंकि अमेरिका में रिच लोग रहते हैं। इंडिया ने फ्रूट पैदा किया, मान लीजिए जैसे मेलन वगैरह है, फ्रूट या फ्लावर, ये सब बेच सकता है, वहां कंज्यूमर का बहुत पैसा है, वो खूब खरीदेंगे तो इंडिया के लोगों को। तो इसमें दोहा राउंड में 2004 में निगोशिएशन हुआ था, उसके बाद बाली में हुआ, उसके बाद जापान में हुआ, कई बार WTO की मीटिंग हुई, तो गरीब मुल्कों ने इसको रिजेक्ट किया अमेरिका के ऑफर को। वो कह रहे हैं जो फ्री ट्रेड नहीं चाहिए, हाँ, फूड में, हाँ, एग्रीकल्चर में। जी, उन्होंने दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि फ्रीडम को तो उन्होंने मना किया। क्यों मना किया? उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जब प्राइस ऊपर जाएगी तो अमेरिका वाले खूब खरीदेंगे इंडियन व्हीट, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका में फार्मर्स को सब्सिडीज बहुत दी जाती है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज दी जाती है, उनको बहुत ज्यादा, उनको लो इनकम बेनिफिट फैमिली दी जाती है, अगर फार्मर की इनकम कम है तो उनको कंपनसेशन मिल जाता है। गरीब मुल्कों में ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट है फुल उनको, बहुत ज्यादा जी। और यूरोपियन में भी कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी कहते हैं, CAP, जो करीब हर साल 25-26 बिलियन यूरो देती, बिलियन फार्मर्स को, ताकि वो ज्यादा प्रोड्यूस करें। तो ये यहाँ है, लेकिन गरीब मुल्कों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो फिर वो फार्मर जो जिनको कोई सब्सिडी नहीं है, वो एक फार्मर जो अमेरिका में है, उससे कैसे वो कम्पीट करें? कहते हैं ये फ्री ट्रेड है, आप लोग आके बराबर मैच करें। कैसे मैच होंगे? एक आदमी के पास स्टारवेशन में हुआ है, गरीब है, और ये दूसरा जो ओवरफेड है, बहुत मजबूत है, उसके पास मिलियंस है, उसको सब्सिडी मिलियंस अपॉन सब्सिडी मिलती है, वो कैसे दोनों कंपटीशन होगा? तो गरीब मुल्कों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। हाउएवर, गरीब मुल्कों में भी कुछ ऐसे लोग हैं, बड़े फार्मर हैं, उनका फायदा है, क्योंकि जो बड़े फार्मर हैं, जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े फार्मर इंडिया वगैरह में थोड़े हैं कुछ, तो वो उनका फायदा है, क्योंकि वो अमेरिका में एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे कोई फ्रूट कर दिया, कोई फ्लावर कर दिया, केनिया वगैरह में करते हैं, तो उससे फायदा होगा। लेकिन ये ना ओवरऑल बहुत नुकसानदेह चीज है, क्योंकि गरीब मुल्क जो अपने फूड को सॉवरेंटी वो खत्म हो जाएगी, तो फूड सॉवरेंटी डिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ, उसको इतना कंपटीशन मिल जाएगा फॉर नो रीजन कि भाई बाहर का प्रोडक्ट भी आ गया। हाँ, पहले ही वो इतना स्ट्रगल करके अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जी, विदाउट सब्सिडीज, फिर कंपटीशन भी उसको मिल गया। अच्छा। और जो बाहर से चीज आएगी उसके अंदर ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, से आपने बताया टेक्नोलॉजी है, तो उनकी बेटर प्रोडक्शन होगी, उसमें ज्यादा उसकी, जैसे हम कंपेयर करते हैं कोई भी ऐसी चीज व्हीट को ले लें तो उसके शक्ल में ही फर्क होता है, एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी और जो दूसरी टेक्नोलॉजी, केमिकल यूज किए जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा आपने कहा। देखिए क्या हुआ कि इंडिया वगैरह ने, नाइजीरिया वगैरह ने बड़ा अपोज किया एग्रीकल्चर का इसमें इंक्लूड करना WTO में, एग्रीकल्चर फ्री ट्रेड। क्योंकि इंडिया में क्या हुआ, जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया में उसके बाद फूड प्रोडक्शन में कमी हो गई। 1965-67 में इंडिया में फूड की कमी थी, तो इंडिया गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब कि सरकार किसानों को सब्सिडी देगी, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और नए सीड देगी, जो स्टेट हेल्प करके प्रोड्यूस करेगी, वो हाई प्रोडक्टिविटी उसमें ऊंची होगी, ज्यादा होगी, हाई प्रोडक्टिविटी होगी, तो इससे फायदा होगा किसानों को। तो इंडिया ने पिछले 40 साल तक ये करता गया। इंडिया गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया फार्मर्स को, लेकिन इतना नहीं किया जितना यूरोप अमेरिका वाले करते हैं, थोड़ा बहुत किया। उससे क्या हुआ, इंडिया में जहां फूड डेफिसिट हो गया था, इंडिया में 1967 में इंडिया ने अमेरिका से PL 480 एड ली थी, फूड एड मांगी थी। अब इंडिया की आबादी 3 गुना बढ़ गई, लेकिन कोई फूड एड जरूरत नहीं, इंडिया सरप्लस फूड प्रोड्यूस करता है।
पहले इंडिया प्रोड्यूस करता था 46 मिलियन टन फूड, आज 180 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है फूड। तो इतना प्रोडक्शन बढ़ गया। क्यों प्रोडक्शन बढ़ गया? कि नई टेक्नोलॉजी, नए सीड लगा करके उन्होंने, जहां एक खेती में, मैं फार्मर फैमिली से आता हूं, यूपी से, इंडिया में, और वहां मेरे यहाँ एक पैदा होती थी फसल खेत में, हम जब बचपन में, चावल सिर्फ। अब जो उसमें 3-3 फसल करते हैं, चावल, गेहूं, दाल। कैसे करते हैं? उन्होंने ट्यूबवेल लगा रखे हैं, पानी वो इरिगेशन करते हैं, नेचुरल रेनफॉल पे नहीं डिपेंड करते, और फर्टिलाइजर यूज करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रखी है, नए बीज यूज करते हैं। इसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ये सॉरी एक्सक्यूज मी, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव की वजह से हुआ था। अब ये WTO कह रही है इंडिया से, सब धीरे धीरे आप इसको रिमूव करो। तभी इंडिया में 2 साल पहले बहुत बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन किसानों का हुआ था, और मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था उस वक्त कि अगर रिमूव करेंगे और सब्सिडीज, तो इंडिया में किसान एक तो बहुत गरीब है और भी गरीब हो जाएंगे, समझा आपने, और उनकी प्रोडक्शन वगैरह कम हो जाएगा। इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट से फूड डेफिसिट हो जाएगा, फूड डिपेंडेंट हो जाएगा बाहर से। तो ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि इंडिया में जॉब के मौकिफ जो है बहुत ही कम है। तो अगर किसान भी बेरोजगार हो गया तो कहाँ जॉब ढूंढेगा वो? किसान के पास ना तो एजुकेशन है, ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसके पास है, तो कहाँ जॉब ढूंढेगा? इसलिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ गरीब मुल्कों में। लेकिन अफ्रीका वगैरह में नहीं हुआ, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री छोटे छोटे कंट्री हैं, और वहां बुर्जुआजी जो है डेवलप नहीं है, इतना ज्यादा डेमोक्रेसी, ये न्यूज़पेपर वगैरह इतना डेवलप नहीं है। और इस तरह वहां, तो वहां क्या करते हैं, ये अमेरिकन कंपनियां उनको बाई कर देती हैं, ब्राइब करती हैं कि आप हमारे, पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इसलिए कि इस तरह गवर्नमेंट को ब्राइब करके अपने फेवर में लिखवा लेते हैं। अब सोचे कि अभी एक बता रहा हूँ WTO के बारे में। क्या हुआ कि पिछले, हम ये सब पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में अपने कोर्सेज में, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। WTO के बारे में कनाडा ने 12 साल तक निगोशिएशन किया यूरोपियन यूनियन से कि हमारा फ्री ट्रेड कैसे कनाडा और यूरोपियन यूनियन का बढ़ेगा, ठीक है ना? अच्छा, वही नाइजीरिया ने सिर्फ 2 घंटे की मीटिंग में और साइन करके दे दिया अमेरिका को, वी हैप्पी विद दैट फ्री ट्रेड। पाकिस्तान ने भी लेस देन हाफ डे साइन करके दे दिया कि वी आर हैप्पी विद WTO। इंडिया ने कोई नेगोशिएशन नहीं की, कोई ना अपनी बात रखी, ना उनकी पूरी बात सुनी, जो ला के दिया उन्होंने साइन। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, आपने जो दिया। और ये जो बुर्जुआजी है, इसके ऊपर हम एक और पॉडकास्ट करना चाहेंगे आपसे। आपने मुझे पूरी इसके बारे में पढ़ाया है, तो मैं चाह रहा था कि इसके लिए हम एक अलग से टॉपिक लेंगे और उस पर बात करेंगे।